नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत सिंह DS स्टडी 1 में का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ओम का नियम। हमारे पास विद्युत धारा चल रहा है, हमारा पाठ 3। ठीक है, पाठ 3 विद्युत धारा, भाग भी हमारा 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओम का नियम पढ़ने वाले हैं। तो ओम का नियम में समझते हैं। कोई हम यहाँ पे चालक ले रहे हैं, चालक को किसी बैटरी से जोड़ देते हैं या विभवांतर से। तो जब यहाँ विभवांतर से हम जोड़ देते हैं तो यह चालक में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है और इसमें क्या हो जाता है, एक वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है जो धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक से धनात्मक तरफ जाते हैं उसके बारे में समझते हैं। किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित हो, मतलब उसमें कौन कौन सी चीज़ नहीं परिवर्तन होना चाहिए, दाब व ताप में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए यहाँ पे किसी चालक के बीच में, नहीं तो उसमें क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो ऐसे समझते हैं इसकी परिभाषा। किसी चालक की भौतिक अवस्था परिवर्तित हो तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाया गया विभवांतर V हो तो विभवांतर हो, इस चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती, यहाँ पे गलत हो गया है, इसे यहाँ पे लिखते हैं अनुक्रमानुपाती होता है। ये आपकी परिभाषा हो गई ओम का नियम का। किसी चालक की भौतिक अवस्था, अब यहाँ पे भौतिक अवस्था परिवर्तित हो तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर V हो, इस चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो विभवांतर है हमारे पास, विभवांतर किसके अनुक्रमानुपाती हो जा रहा है, अनुक्रमानुपाती ये हो जा रहा है I के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा दें तो यहाँ पे V बराबर हो जाएगा R I के। ठीक, तो R क्या है, R बराबर होगा अनुक्रमानुपाती नियतांक होगा, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पे V बराबर हो जाएगा IR, ये ओम का सूत्र हुआ। अगर आगे निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ कर देते हैं, यहाँ पे V बराबर, यहाँ पे अगर लिख देंगे तो R बराबर निकालना हो तो R बराबर हो जाएगा V अपान में I। ठीक है, ये हमारा प्रतिरोध निकल गया, या ओम के नियम को हम यहाँ पे इस प्रकार से डेरिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। अगला हमारा जो हेडिंग होगा प्रतिरोध का कारण है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। तो आइए देखते हैं प्रतिरोध, अगली हेडिंग है हमारी प्रतिरोध का कारण। कैसे प्रतिरोध उत्पन्न होता है या कैसे प्रतिरोध होता है,
हमारे ओम में या फिर किसी भी प्रकार का प्रतिरोध चालक के बीच में उत्पन्न होता है, वो क्यों उत्पन्न होता है, किस प्रकार से उत्पन्न होने का कारण क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे R बराबर होता है V/I के माध्यम से हम सीखते हैं। पहला पॉइंट हम देखते हैं, अगर हम कोई चालक ले रहे हैं, चालक में विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो रहा है, तो उसमें जो आपका होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, वह इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आगे की तरफ जब बढ़ेगा तो वह किससे धनात्मक आवेश से वह टकरा जाएगा। धनात्मक आवेश से टकराने पर उसका जो वेग होगा, वो वेग प्रारंभिक वेग जो होगा, वो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, u बराबर, अगर हम देखें तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वह जब आगे फिर से बढ़ना शुरू होगा तो वो प्रारंभिक वेग मतलब शून्य से शुरू करके धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू होगा। और जैसे ही वो थोड़ा सा उसका वेग आगे बढ़ेगा तो उस वेग में फिर से वो किसी धनात्मक आवेश से टकरा जाएगा और उसका वेग अच्छे ढंग से बढ़ नहीं पाता है। तो वह इसलिए क्या होता है, फिर से वो किसी धनात्मक आवेश से टकरा जाएगा तो उसका वेग फिर क्या हो जाएगा, फिर से शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं पहला पॉइंट में, टक्करों की संख्या, ये पहला पॉइंट है हमारे पास। यहाँ पे टक्करों की संख्या होती है, ये प्रतिरोध उत्पन्न करने का कारण होता है टक्करों की संख्या के कारण से, क्योंकि जितनी बार टक्कर होगा उतनी बार यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका आवेश जो होगा वो कैसे हो जाएगा, जो उसका बल्कि वेग होगा उसका वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए टक्करों की संख्या के ऊपर प्रतिरोध उत्पन्न होता है कि कितनी बार यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसी धनात्मक आवेश से टकरा जा रहा है। दूसरा पॉइंट होगा, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन करेगा, अगर प्रतिरोध की लंबाई हम बढ़ा दें, क्या होगा, प्रतिरोध या चालक की अगर लंबाई हम बढ़ा दें तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उस इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों में परिवर्तन होगा, उसे ज़्यादा दूर तक काम करना पड़ेगा और ज़्यादा दूर तक उसे ट्रेवल करना पड़ेगा, तो उसमें क्या होगा, प्रतिरोध का कारण उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। जैसे देखते हैं यहाँ पे प्रतिरोध चालक की लंबाई पर होता है। प्रतिरोध चालक की लंबाई पर भी उत्पन्न होता है। जैसे क्या होता है, अगर हम यहाँ पे कोई चालक ले रहे हैं, ये कोई चालक है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना शुरू हुआ, अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक जाना था, इस पॉइंट तक, तो यहाँ पे आते ही अगर हम चालक की लंबाई फिर से बढ़ा दें तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फिर से यहाँ से आकर के फिर से यहाँ तक आना पड़ेगा, तो जो इसमें प्रतिरोध उत्पन्न होगा वह प्रतिरोध क्या होगा, चालक की लंबाई के ऊपर भी निर्भर होता है कि प्रतिरोध है आगे की तरफ क्या हो रहा है, लंबाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध का भी मान बढ़ जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखते हैं, हमारे पास तीसरा पॉइंट देखते हैं, प्रतिरोध चालक के सिरों के परिच्छेद के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। चालक, यहाँ पे प्रतिरोध चालक के के सिरों के परिच्छेद के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। परिच्छेद के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। यहाँ पे समझते हैं, प्रतिरोध चालक के सिरों के परिच्छेद के क्षेत्रफल भी निर्भर करता है। तो यहाँ पे इस पे कैसे निर्भर करता है, तो अगर हम कोई चालक ले लें, यहाँ पे एक चालक है, इसके यहाँ पे ये हमारा चालक है, तो इसका परिच्छेद जो बिंदु होगा, ये परिच्छेद होगा, जो परिच्छेद वह कैसे होगा, पतला होगा। ये दूसरा परिच्छेद चालक लेते हैं जिसका परिच्छेद बिंदु यहाँ पे ये उससे ज़्यादा चौड़ा है, तो यहाँ पे देखेंगे तो जो इलेक्ट्रॉनों की जाने के स्थान होगा, यहाँ पे वह क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जब आगे की ओर बढ़ेंगे, तो जब परिच्छेद से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे इनमें क्या होगा, जगह कम होगी और इलेक्ट्रॉन में जाने में थोड़ा सा
प्रॉब्लम होगा, अगर यहाँ पे चालक हमारा जो मोटा होगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आसानी से आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे और इसमें ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होगा। पर इस वाले में देखेंगे तो ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न होगा। अगर दोनों में समान वोल्टता हो या समान विभवांतर लगाएं तो ये उत्पन्न एक ही चीज़ यहाँ पे होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों को जाने की संख्या कम होगी और इसमें इलेक्ट्रॉनों को जाने की संख्या ज़्यादा होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा आसानी से चले जाएंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आसानी से नहीं जा पाएंगे, ठीक है। ये 3 पॉइंट हैं, आपको तीनों पॉइंट बता दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अगली एडिंग हम बताते हैं आपको प्रतिरोध की उत्पत्ति, बल्कि ओम की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, ठीक है, उसको हम आपको डेरिवेट करके दिखाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं ओम के नियम की उत्पत्ति। ओम के नियम की उत्पत्ति कैसे होती है इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे हम कोई चालक ले रहे हैं, ये हमारा एक चालक है जिसे हम किसी बैटरी से जोड़ देते हैं। ये धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, ये धनात्मक सिरा और ये ऋणात्मक सिरा। इसमें जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ ये एक वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। और यहाँ पे इस चालक की जो लंबाई होगी वह L होगी। L लंबाई का कोई चालक ले रहे हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं माना L लंबाई, माना L लंबाई का चालक, माना L लंबाई का चालक, L लंबाई का चालक लिया, माना L लंबाई का चालक लिया जिसके परिच्छेद का क्षेत्रफल, जिसके परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। तो यहाँ पे जो इसका परिच्छेद कौन सा भाग है, ये वाला, यहाँ से जो इसका प्रथम सिरा है या द्वितीय सिरा जो कहते हैं, ये दूसरा द्वितीय सिरा, इसे हम क्या कहते हैं, परिच्छेद, ठीक है। तो इसका जो परिच्छेद का क्षेत्रफल है, इसका जो परिच्छेद का क्षेत्रफल है उसे हम क्या मानते हैं, ए मानते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, माना इलेक्ट्रॉन टक्कर के पश्चात, माना इलेक्ट्रॉन टक्कर के पश्चात अपनी संपूर्ण ऊर्जा खो देता है। कैसे? जब कोई इलेक्ट्रॉन, ये मान लीजिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन धनात्मक आवेश, यहाँ पे है, धनात्मक आवेश की तरफ जाना शुरू होता है और ऋणात्मक आवेश उसे प्रतिकर्षित करता है और ऋणात्मक आवेश उसे आकर्षित करता है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ चलना शुरू होता है तो आगे बढ़ता है तो किसी धनात्मक आवेश से टकरा जाता है। तो वहाँ टकराने से पश्चात और टकराने के पूर्व, जैसे यहाँ पे टकराने के पश्चात जो उसका इलेक्ट्रॉन का वेग होगा U बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या फिर उसे प्रारंभिक वेग कहते हैं। तो प्रारंभिक वेग उसका क्या हो जाएगा, U बराबर 0 हो जाएगा। अगर यहाँ से कोई धनात्मक आवेश आगे की तरफ बढ़ता है, फिर वह आगे जाकर किसी धनात्मक आवेश से टकरा जाता है, आगे फिर से वह बढ़ना शुरू होता है और आगे बढ़ने के बाद फिर से वह किसी धनात्मक आवेश से टकराता है, तो उसमें कितनी प्रक्रियाएं हो रही हैं और किस प्रकार से हो रही हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन धनात्मक आवेश से टकराने से पश्चात U का मान जो होगा, U बराबर क्या हो जाएगा, 0, और टकराने के पूर्व मतलब टक्कर से होने से पहले का जो वेग होगा वो V बराबर क्या हो जाएगा, VD होगा। क्या होगा,
V बराबर VD होगा। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। चाहे यहाँ पे लिखें, यहाँ पे हमने लिखा है V बराबर VD और जो प्रारंभिक वेग होगा U बराबर 0 होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं टक्कर के पश्चात अतः, यहाँ पे लिखते हैं अतः टक्कर के पश्चात का वेग U बराबर 0 और टक्कर के पूर्व का वेग V बराबर VD होगा। ठीक है, जो यहाँ पे टक्कर के पश्चात का वेग क्या होगा, जो प्रारंभिक वेग होगा वो 0 होगा और टक्कर के पूर्व का वेग क्या होगा, VD होगा। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन अपने स्थान से चलना शुरू होता है तो उसका वेग धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। जैसे उसका वेग बढ़ना शुरू होता है वो किसी इलेक्ट्रॉन से धनात्मक आवेश से, बल्कि धनात्मक आवेश जाकर के टकरा जाता है, तो उसका जो वेग होता है वो फिर से शून्य हो जाता है और फिर वह आगे बढ़ना, शून्य से शुरू होता है आगे बढ़ना, तो फिर धीरे धीरे उसका वेग बढ़ना शुरू होता है। जैसे वह आगे बढ़ता जाता है वैसे उसका वेग बढ़ता जाता है और वह किसी धनात्मक आवेश से फिर से जाकर के टकरा जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं पूर्व हो गया। तो यहाँ पे V से VD वेग प्राप्त करने में, VD वेग प्राप्त करने में जो समय लगता है उसे हम टाउ या श्रांति काल क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन धनात्मक आवेश से टकराने से पश्चात यहाँ टकराने से पूर्व देखते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाता है और इस टक्कर से पहले का भाग अगर देखते हैं तो जो उसमें जाने में समय लगा है वह समय ही क्या कहलाता है, हमारा श्रांति काल कहलाता है। उसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं चूँकि इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत क्षेत्र E द्वारा लगाया गया बल, विद्युत क्षेत्र E द्वारा लगाया गया बल F बराबर m × A होगा। जो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र पे बल लगाया जा रहा है वो बल क्या होगा, F बराबर m × A होगा। ठीक है, तो F बल एक वैद्युत बल है। कैसे है, F एक वैद्युत बल है। तो आगे देखते हैं, यहाँ से F एक वैद्युत बल है तो F बराबर हो जाएगा हमारे पास -E × E। E क्या है, -E क्या है, यहाँ पे हमने आपको बताया जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसे होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे द्रव्यमान के स्थान पे क्या हो जाएगा, -E और E आप क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। तो इसे हम मानते हैं समीकरण नंबर, या फिर ऐसे रहने दें। तो यहाँ पे देखेंगे, समीकरण नहीं मानते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए F बराबर है -E × E और यहाँ पे F बराबर है m × A। तो यहाँ पे दोनों एक समान है। तो यहाँ पे जब समान होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों का मान ले लेते हैं। तो m A बराबर क्या हो जाएगा, -E × E हो जाएगा। यहाँ पे त्वरण का मान निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -E × E/m हो जाएगा।
तो ए बराबर माइनस ई इंटू ई अपान में एम, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। आगे हम हल करते हैं। चूँकि विभव प्रवणता के सूत्र से, किसे, विभव प्रवणता के सूत्र से, चूँकि विभव प्रवणता के सूत्र से ई बराबर हमारे पास माइनस वी अपान में एल होता है। तो यहाँ पे ई का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में ई का मान रखने पर, यहाँ पे मान रखने पर, तो यहाँ पे मान रखते हैं तो एक के स्थान पे क्या रखा जाएगा, माइनस वी अपान में एल। तो ए बराबर देखेंगे यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, स्मॉल ई इंटू वी अपान में एम इंटू एल। ठीक है, ए बराबर हो जाएगा प्लस ई अपान में, वो बल्कि ई इंटू वी अपान में एम इंटू एल हो जाएगा। ठीक है, तो गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से v बराबर क्या हो जाता है, v बराबर u प्लस ए टी होता है। ठीक है, गति का प्रथम समीकरण है ये, तो v बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास v के स्थान पे क्या है, v बराबर वी डी है। तो यहाँ पे v के स्थान पे क्या रखा जाएगा, वी डी रखा जाएगा। u का मान जो प्रारंभिक वेग है वो कैसे है, 0 है। तो u बराबर हम क्या रखेंगे, 0 प्लस ए के स्थान पर देखेंगे तो ए बराबर हमारे पास निकल के आया है कहाँ गया, ये माइनस ई इंटू ई अपान में एम है। यहाँ पे समीकरण हमने 1 माना था, यहाँ पे ए बराबर देखेंगे तो ए बराबर क्या है, प्लस ई इंटू वी अपान में एम इंटू एल है। तो हम ये वाला मान रखेंगे तो यहाँ पे ई इंटू वी अपान में एम इंटू एल हो गया। आइए टी पे, हमारे पास टी है, जो समय होता है, समय हमारे पास क्या है, जब v से vd वेग प्राप्त करने में जो समय लगता है वह समय क्या कहलाता है, टाउ या श्रांति काल कहते हैं। तो t के स्थान पर क्या रखा जाएगा, टाउ रखा जाएगा, श्रांति काल। तो vd बराबर यहाँ निकालेंगे, vd बराबर e इंटू वी अपान में m इंटू एल इंटू टाउ। ठीक है, तो इतना हो गया, इसे मानेंगे हम समीकरण नंबर 2। ठीक है, तब चूँकि हम लेंगे I तथा VD में संबंध देखते हैं। तो चूँकि I तथा VD में संबंध, यहाँ पे संबंध होगा, संबंध। ठीक है, जब संबंध हम देखते हैं तो संबंध हमारे पास क्या हो जाएगा, I बराबर एन ई ए इंटू वी डी होता है। ये हमने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था, जो वहाँ पे आपको बताए थे। तो वहाँ पे I बराबर क्या होता है, एन इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी। ठीक है, ये डी छोटे में होता है, यहाँ नीचे वी डी होता है। इसे मानेंगे हम लोग समीकरण नंबर 3। क्या मानेंगे इसे, समीकरण नंबर 3 मानेंगे। तो समीकरण 2 में v का मान, यहाँ पे वी डी का मान समीकरण 3 से vd का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से vd, ये vd का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण 3 में रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, vd है, यहाँ पे है, देखिए तो vd बराबर क्या है, e इंटू वी अपान में m इंटू एल इंटू टाउ है। तो यहाँ पे भी देखेंगे I बराबर क्या है, एन ई ए इंटू वी डी है। तो इस vd के स्थान पर क्या रखा जाएगा, e इंटू वी अपान में एल इंटू एम इंटू एल इंटू टाउ रखा जाएगा। तो यहाँ पे I बराबर एन ई ए
वी डी का स्थान पे रखा जाएगा ई इंटू वी इंटू एम इंटू एल इंटू टाउ। ठीक है, यहाँ पे हमने मान रख दिया। अगर वी को हम इस तरफ पक्षांतर कर ले तो यहाँ पे आई बराबर हो जाएगा आई अपान में वी हो जाएगा, बराबर यहाँ से निकल के आएगा एन ई ए इंटू, यहाँ पे ई कितनी बार है, यहाँ पे एक ई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई स्क्वायर हो जाएगा ए इंटू टाउ अपान में एम इंटू एल। ये यहाँ पे देखेंगे तो आई अपान वी बराबर क्या निकल के आया है, बराबर एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ अपान में एम इंटू एल निकल के हमारे पास आया है। तो इसे हम क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो यहाँ हम कर देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पलटने पर। ठीक है, कैसे पलटने पर यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा v अपान में i बराबर हो जाएगा m इंटू एल अपान में एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। ठीक है, ये मान हो जाएगा हमारे पास। जब यहाँ पे पलटने पर यहाँ पे क्या हो गया, v ऊपर चला गया, i नीचे चला आया और m इंटू एल ऊपर चला गया, एन ई स्क्वायर इंटू ए इंटू टाउ नीचे चला आया पलट करके। तो यहाँ पे देखते हैं v अपान आई बराबर क्या होता है, r होता है, या r बराबर v अपान में i होता है। r जो क्या होता है, नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक होता है। तो नियतांक के हिसाब से देखें तो यहाँ पे r रखा जाएगा। तो ये इसके स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, r। तो r बराबर क्या हो जाएगा m इंटू एल अपान में एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। तो ये हमारा सूत्र निकल के आ गया। r बराबर यहाँ पे प्रतिरोध का मान पता चल गया। प्रतिरोध बराबर यहाँ पे क्या है, m है द्रव्यमान है, l लंबाई है चालक की, n क्या है यहाँ पे संख्या है, और e इलेक्ट्रॉन है, a परिच्छेद का क्षेत्रफल है, और टाई क्या है, श्रांति काल है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे भी देखते हैं। अगर r बराबर निकालें तो r बराबर हमारे पास यहाँ पे r अनुक्रमानुपाती हो जाएगा m के, और r अनुक्रमानुपाती किसके होगा, l के। और जो बाकी होंगे r अनुक्रम, यहाँ पे जो r अनुक्रमानुपाती होगा 1 अपान n के, और क्या r अनुक्रमानुपाती होगा जो संबंधी होगा उसका 1 अपान में a का, और जो प्रतिरोध का अनुक्रमानुपाती होगा 1 अपान में टाउ। जो समय होता है वो भी क्या हो जाएगा, r के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। तो ये हमारा टोटली वीडियो ख़त्म हो गया। यहाँ से ये सिद्ध हो गया कि हमारे पास प्रतिरोध जो ओम के नियम की उत्पत्ति हुई वह r बराबर एम इंटू एल अपान में एन ई स्क्वायर इंटू ए इंटू टाउ के ऊपर निर्भर यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, हमने इस सब के बारे में बता दिया। और आपको अच्छा लगा हो हमारा वीडियो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास भी इसे भेजिएगा, शेयर करिएगा फेसबुक व्हाट्सएप पर, और आगे भी बढ़ाइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम आपको अगला टॉपिक बताते हैं।